साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एक और वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। साथियों, आज के वीडियो में आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री जो है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य एवं आदिकालीन गद्य रचनाओं पर चर्चा होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनसे आपकी परीक्षाओं में 1 प्रश्न 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। तो आपका आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको चाहें तो आप नोट करते हुए चलिए। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी तैयारी के लिए आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है साथियों, चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से, देखते हैं आज के वीडियो को। देखिए, जो आदिकाल के हिंदी साहित्य में जो उपलब्ध साहित्यिक सामग्री है, उसमें देखिए, उस पर पहले बात करते हैं तेजी से, फिर बिंदुवार बात करते हैं। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री, उसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राहुल बेल, ये राहुल बेल क्या है, चंपू काव्य है, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण है, यह गद्य है। भरदेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासों और वर्ण रत्नाकर, यह भी गद्य है। तो ये क्या है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं। उसके बाद आप देखिए, दूसरा बिंदु कह रहा है अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। इसमें खुमाड़ रासो, ढोला मारू दूहा, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग जसचंद्रिका, चंदन बाला रास, तिथुलभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास और खुसरों की पहेलियाँ आती हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु को देखते हैं। अगले बिंदु में क्या बात हो रही है। हमीर रासो, खुमाड़ रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है। ठीक, हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल प्राकृत पैंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर उसकी कल्पना चली आ रही है। शेष रासो ग्रंथों के आकार में धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उसका मूल रूप क्या है यह कहना कठिन है। विसल देव रासो तथा परमाल रासो गेय काव्य रहे हैं। ठीक है, इसकी दोनों विशेषता ये है। परमाल रासो जो है उसको आल्हखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, और वो लोक शैली में गाया जाता है। ठीक है, शुक्ल जी का मत है, शुक्ल जी की बात जब हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि बौद्ध और जैन धर्म की रचनाओं को साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निसंदेह उत्तम काव्य हैं और हमीर रासों की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती हैं। यही बात बौद्ध सिद्धों की रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। ठीक है, चलिए अब इनका वर्गीकरण तेजी से देख लेते हैं। आदिकाल की साहित्यिक सामग्री को अग्रांतरित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य, नंबर 3 नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। ये 6 टॉपिक हैं जिन पर आज चर्चा होनी। साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में ये संपूर्ण है। आज की जो हमारे नोट्स में है ये कंप्लीट पैकेज है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सिद्ध साहित्य की सबसे पहले हम बात करेंगे। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का, एक एक शब्द देखिए जो महत्वपूर्ण है, वज्रयान तत्व। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहा जाता है। राहुल जी ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, सिद्ध कितने थे, सिद्धियों की संख्या कितनी थी, तो कितने सिद्ध थे, 84 थे, जिसमें मुख्य सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कंडपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के सिद्ध कवि हैं। आपके प्रश्न भी इन्हीं नामों से बनते हैं। अब सबसे पहले बात होगी सरहपा की। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि हैं, ये जात से ब्राह्मण थे। इनको सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र नामों से ये विख्यात हैं। ये इनके नाम जो हैं सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र, ये तीनों जान लीजिए, क्योंकि ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं से इनसे प्रश्न बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है।
राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। अधिकांश विद्वान राहुल जी से सहमत हैं। इनकी 32 रचना मानी जाती है। दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। दोहा कोश इनका सबसे महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब देखिए इनका एक पद, नाद नविंदु रवि शशिमंडल, चियराव सहाबे मुकल, अजुरे उज छाड़ी माँ लेहुरे बंक, नियहि बोहिया जाहुरे लांक, हाथेरे कांकड़ माँ लोऊ दापण, अपने अपा बुझत नियनमड़। ठीक है, इस सरापा का एक पद आपने देखा। अब अगले विद्वान की, अगले सिद्ध कवि की ओर बढ़ते हैं। सबरपा। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए हमने रेड पेन से इसमें मार्क किया है। ये जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2021 में 15 मार्च को हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। क्या इनकी रचना का। सबरपा का जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद पूछी गई थी, चर्यापद किसकी रचना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं बिंदु। हेर ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, सुकड़े सेरे कपात कुटिलाई, सबरपा का पद है। अब देखिए सबरपा के शिष्य लुइपा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ कुल में पैदा हुए थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। यह तथ्य नोट करने योग्य है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा का माना जाता है। लुइपा के काव्य में रहस्य भावना की प्रधानता है। का तरुअर पंच बिडाल, चंचल चीये पैठो काल, दिट करिए महासु परिमाण, लुई भरमई गुरु पूछी अजाण। ये लुइपा का पद है। अब अगले सिद्ध कवि हैं डोम्भिपा। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म 840 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु डोम्भ गीतिका, योगचर्या तथा अक्षरदिकोपदेश विशेष प्रसिद्ध हैं। अक्षरदिकोपदेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक। गंगा जमुने माझेरे बहर नाई, ताही बुड़ली मातंग पुयाली ले पार करई। डोम्भिपा। अब देखिए अगले सिद्ध कवि कण्हपा। कण्हपा जालंधरपा के शिष्य थे। कर्नाटक में ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार के सोनपुरी नामक स्थान पर रहते थे। आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क श्री फल अली जिन बाहिरीति भ्रमयंती। ये कण्हपा का पद है। अब अगले सिद्ध कवि कुक्कुरिपा। ये चरपटीपा के शिष्य थे। कुक्कुरिपा चरपटीपा के शिष्य थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका एक पद है, हांड निवासी खमण भतारे, मोहोर बिगोवा कहर न जाए, फिटलियु गोमाए अंत उड़ चाहि जा, एदु बाहान सो एथु नाय। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। अब साथियों बात करेंगे जैन साहित्य की। जैन साधुओं कवियों ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन कवियों की रचनाएं रास, फाग, आचार, चरित आदि विभिन्न रूपों में मिलती हैं। ये रचना की शैलियाँ हैं रास, फाग, आचार, चरित। ठीक है। जैन साहित्य के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रास ग्रंथ थे। आगे देखेंगे आप। अब देखिए श्रावकाचार की बात आज फिर चर्चा में आ गया। श्रावकाचार की रचना जैन आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देवसेन ने अपभ्रंश में भी दब्ब सहाव पयास, ये भी महत्वपूर्ण है, नामक काव्य लिखा था। दब्ब सहाव पयास ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी में इनकी अन्य रचनाएं लघुनय चक्र तथा दर्शन सार हैं। ये काव्य की सीमा में नहीं आती हैं। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। एक उदाहरण देखिए, जो जिण सासण भाखियों सो मई कहियों साऊं, जो पालई सौ भाव करी सो सरि पावई पार। अब बात होगी अगले ग्रंथ की, भरतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास को बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। 205 छंदों में रचित यह सुंदर खंड काव्य है।
वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंडित गर्वीयु हंत, चक्र सजीव चूनऊ करियो, 16 गोत्रम कुल संहरऊ। चंदन वाला रास। अब चंदन वाला रास ये भी परीक्षा में पूछा गया, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी ध्यान से देख लीजिए। 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य है। इसकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास आसुग कवि ने जालौर में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। यह करुण रस प्रधान है। ठीक है। अगला स्थूल भद्री रास। 1209 ईस्वी में रचित इस काव्य को जिन धर्म सूर्य की रचना माना जाता है। स्थूल भद्र रास, जिन भद्र सूर्य, जिन धर्म सूर्य सदी। और रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी में विजय सेन सूर्य द्वारा लिखित इस काव्य में नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि का तीर्थ वर्णित है। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन? विजय सेन सूर्य। सच में एक एक इसको रट लीजिए, बहुत थोड़ा सा है, आप याद कर लेंगे तो आपका 1 2 3 4 प्रश्न पेपर में कन्फर्म हो जाएगा। आप अंसाल पेपर उठा के देख लीजिए, जो ये वीडियोस हम डाल रहे हैं उनमें आप देखेंगे कि इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। कोयल कलैलो मोर के कारवो, समय महुअर महुर गुजारो। रेवंत गिरिरास की ये पंक्तियां हैं। अब अगला ग्रंथ नेमिनाथ रास। 58 छंदों में इसकी रचना सुमति गण ने 1213 ईस्वी में की थी। नेमिनाथ का चरित्र वर्णन इसमें है। भाषा अभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी है। आपने देख लिया जैन साहित्य। अब बढ़ेंगे नाथ साहित्य की ओर। नाथ पंथियों की हठयोग साधना का आरंभ आदि काल में सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। नाथपंथियों की हठयोग साधना का आरंभ क्यों हुआ? सिद्धों की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी इसके विरोधी थे। ये तथ्यात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है। अब देखिए नाथ पंथ के महत्वपूर्ण कवि गोरखनाथ। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। राहुल जी ने इनका समय 845 ईस्वी माना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, शुक्ल जी 13वीं शताब्दी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शती का मानते हैं। अधुनातन शोधों के आधार पर उनकी साहित्य रचनाएं 13वीं शती के आरंभ की मानी जाती हैं। अब रचनाएं देखिए। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार इनकी 14 रचनाएं हैं। शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवै बोध, हवे मात्रा जोग, आत्मबोध 15 थी। सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 एवं पंचमात्रा। प्राण संकली परीक्षा में पूछा जा चुका है। खैर इनका सब महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया है। गोरखवाणी के संपादक कौन है? यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक। अब बढ़ते हैं नाथ साहित्य अगले बिंदु की ओर। नाथ साहित्य का विकास भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी साधना के रूप में हुआ है। हठयोगियों के सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र है। याद कर लीजिए। इन दोनों के योग को हठयोग कहते हैं। गोरखनाथ ने कहा कि धीर वह है जो विकार के साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेलने, तब अंतर बसे भंडारा। ये है दोहा, परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है। ठीक। 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा किसकी पंक्तियां हैं? अंजर माहि निरंजन भेटा, तिलमुख भेटा तेलम, मूरत माहि मूरत परसा, भया निरंतर खेलम। गोरखनाथ की ये भी पंक्ति हैं। अन्य नाथ कवि चौरंगी नाथ, गोपीनाथ, चुड़कर नाथ, भरथरी और जलंधरी पाप। अब रासो साहित्य की बात होगी। महत्वपूर्ण आदिकालीन हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये रासो साहित्य। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी रचना की बात होगी? यह है खुमाड़ रासो। शुक्ल जी इसे 9वीं सदी की रचना मानते हैं, क्योंकि इसे 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमाड़ की इसमें
9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमाड़ के युद्धों का वर्णन है। अधिकांश विद्वान 9वीं शताब्दी के खुमाड़ नरेश के समकालीन दलपत विजय को इसका रचनाकार मानते हैं। खुमाड़ रासो के रचनाकार दलपत विजय। अब 5000 छंदों वाले इस काव्य में राजाओं के युद्धों, विवाहों, षड्रित, नायिका भेद की याद के चित्रण मिलते हैं। वीर रस यानी अंगी है, इसमें मुख्य रस वीर है। वीर रस अंगी के साथ श्रृंगार का भी प्रयोग है। दोहा, सवैया, कवित आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। भाषा राजस्थानी हिंदी है। पीऊ चित्तौड़ नाइयों सावण पहली तीज, जो है बाट विरहिणी, खिड़ खिड़ अड़वे खीज, संदेशों पिड़ साहिबा, पाँचों पिरी मदेह, पंछी घाला पिंजरे, छूटण रो संदेह। खुमाड़ रासो की पंक्तियाँ हैं। अगला महत्वपूर्ण रासो काव्य है वीसलदेव रासो। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये रासो वाले जो हैं ये मैचिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस रासो के रचयिता कौन है, ये मैचिंग में ये प्रश्न आता है, इसलिए सारे रासो ध्यान से देख लीजिए। वीसलदेव रासो, नरपत नाल ने इसकी रचना 1155 ईस्वी में की थी। 1272 मंझार जेठ वदी नवमी बुधवार, नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। नवीन खोजों से मिली प्रति के अनुसार इसकी रचना 1016 में हुई थी। उसमें यह पंक्ति मिली है, संबत सहस 73 जान, नाल कबीसर सरसीय बाण। ठीक है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की इसकी एक प्रति का संपादन किया है। यह मूलतः गेय काव्य था, अतः इसमें रूप परिवर्तन होता रहा है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा वीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा वर्णित है वीसलदेव रासो में। अब यहाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम था, यह भी GDC 2021 में पूछा गया था। उसके पहले तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वीसलदेव रासो की नायिका राजमती, ये एकदम याद कर लीजिए। ठीक है। अस्त्रीय जन्म काई दीधौ महेश, अवर जन्म थई घटारे नरेश, राणी नसिरजी धौली उगाए, वसखंड काली कोयली। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें 12 मासा एवं ऋतुवर्ण मिलता है। किस रासो काव्य में 12 मासा का वर्णन है? वीसलदेव रासो में। अगले रासो काव्य को देखते हैं, हमीर रासो। इसकी कोई प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं। इसकी रचना सारंगधर ने की थी। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर। परमाल रासो बहुत महत्वपूर्ण, 13वीं शताब्दी रचना काल। इसके रचनाकार जगनिक हैं। जगनिक महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रित थे। उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से प्रचलित काव्य परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। आलखंड क्या है? परमाल रासो का विकसित रूप है। यह प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि आलखंड का नाम से कौन सा रासो प्रसिद्ध है? परमाल रासो। छंद विधान की दृष्टि से यह विशेष शैली आल्ह शैली में लिखा गया है। इसका एक पद यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, 12 बरस लो कुकुर जीवें और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है कि यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं, तो परमाल रासो की हैं। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी ने चंदवरदाई को पृथ्वीराज का सामंत और राजकवि माना है। इनका जन्म वर्ष आपने 1168 ईस्वी माना है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री इनका जन्मस्थान लाहौर मानते हैं। साथियों, यह ग्रंथ सर्वाधिक विवादित है। इसकी प्रामाणिकता पर कविराजा शुक्लजी, श्यामलदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, देवी प्रसाद मुंशी आदि अविश्वास करते हैं, यानी इसको अप्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुचंद पंड्या, मिश्रबंधु कर्नल टाडी हैं। वह नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं। कर्नल टाड ने इसके 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब अगला तथ्य बहुत महत्वपूर्ण, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा गया है 2-4 बार, आप निगाहों से संभव गुजरा भी हो
कि पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है, यह कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। यह पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रजभाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। अब इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण संद है, ये बिंदु है कि ये इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने? 68 छंदों का प्रयोग है। 56 इनका प्रिय छंद है। बज्जी घोर निशान रान चौहान चहु दिस सकल सूर सामंत समरबल जंत्र मंत्र तीसी मनहु कला सस्भान कला 1600 बन्नी बाल वयस ससिता समीप अमृत रस पिन्नी। ये पृथ्वीराज रासों की बातें हो गई। अब लौकिक साहित्य जो आदिकाल में उपलब्ध था, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ढोला मारूरा दूहा, इसकी रचना 11वीं सदी में हुई थी। पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में अत्यंत लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है ढोला मारूरा दूहा। सोरठियो दूहो भलो भली मरमड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं सदी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया था। इसमें ढोला नामक राजकुमार तथा मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। राउलवेल के कवि रोहणा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा प्रारंभ की थी, उसको इस रचना से विकास की नई दिशा मिली। इसका मूल रूप दोहों में है तथा अंगिरस श्रृंगार है। ठीक है। जयचंद प्रकाश और जयमंग जसचंद्रिका, साथियों, इन कृतियों का राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख मिलता है, अभी तक ये उपलब्ध नहीं है। जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार शुक्ल जी के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप का वर्णन है। जयमयंक जसचंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की थी। महत्वपूर्ण है, मैचिंग में ये प्रश्न पूछा जाता है। जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि। राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा था। वसंत विलास, यह भी अच्छा महत्वपूर्ण है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन केशवलाल हरसाद राय ध्रुव के संपादन में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 ईस्वी में हुआ था। 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। इसमें राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम पर पहुंचा दिया है। इण पर कोयल खूंजे पूजे इवत मड़ोर विधुर वियोगिन धूजे कूजे मयर किशोर, वसंत विलास की पंक्तियां हैं ये। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज का रूप लेती प्रतीत होती है। अब बात होगी साथियों खुसरों की पहेलियों की। शुक्ल जी के अनुसार खुसरो 1255-1324 ईस्वी ने 1283 के आसपास रचना आरंभ की थी। खुसरो का जन्म एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। खुसरो का जन्म स्थान एटा जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। खुसरो का जन्म स्थान याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले वो पहले कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। खुसरो रचित 100 ग्रंथ माने जाते हैं, अभी तक 20-21 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ आज उसमें प्रसिद्ध हैं। तरवर से एक तिरिया उतरी, एक पहेली देखिए। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ बहेली मोरी, अमीर खुसरो यूँ कहें, अपना नाम न बोली निबोरी। अब आदिकालीन गद्य साहित्य की बात होगी। राउलवेल, इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की थी। यह एक शिलांकृत कृति है। शिलांकृत समझ रहे हैं, शिला पर अंकित। यह एक चंपू काव्य है। राउलवेल की विधा क्या है? चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है। राउलवेल रोड़ा कवि, चंपू काव्य, शिलांकृत कृति। रचना समय 10वीं शताब्दी। यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी रचना है। इसमें राउल नामक नायिका का नैसर्गिक वर्णन कवि ने आरंभ में पद्य में किया तथा बाद में गद्य में किया है। राउलवेल से हिंदी में नैसर्गिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी भाषा में 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ए हूँ गौड़ तू यो, ए हूँ गौड़ तू हूँ
एक को पनु और वर को तैसहूँ या बालय, ये क्या है, उसके शब्द हैं। अब अगला ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने इसकी रचना की थी। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1114 ईस्वी माना गया है। वेद पढ़ब स्मृत अभ्यासी पुराण देखब धर्म करब, ये उक्त व्यक्ति प्रकरण के क्या हैं, अंश हैं। अब अगला देखिए ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, मैथिली गद्य में लिखित यह पुस्तक डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी तथा पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। वर्ण रत्नाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी मानते हैं। इसका लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि था। यह महत्वपूर्ण है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उज्जवल कोमल लोहित समकुंतल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गजहस्त प्राय जान युगल पीन मांसले कूर्मकार पृष्ठाकार सोड़ी, वर्ण रत्नाकर की ये लाइनें हैं। अब आदिकालीन का हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ आदिकाल में क्या थी, तेजी से पर आगे बढ़ते हैं। जनभाषा के रूप में हिंदी 8वीं शताब्दी में ही साहित्य का माध्यम बन चुकी थी तथा अपभ्रंश के साथ वह अपनी भूमि पर आगे भी बढ़ने लगी थी। अगला बिंदु है आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को यदि हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन हो जाएगा। अब देखिए आदिकालीन हिंदी साहित्य में दोहा छंद हिंदी भाषा का सबसे प्रबल माध्यम रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत और प्राकृत में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी, दोहा छंद से ही तुक मिलाने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। अपभ्रंश के छंद कौन कौन से हैं? पज्झटिका, अरुल और कड़वक आदि थे। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग होता है, यह तथ्य महत्वपूर्ण है। आदिकालीन रासो काव्यों में छप्पय, तोटक, तोमर, पद्धर और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया है। इनमें कुछ अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। आदिकाल हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की गई थी। तो साथियों आज के वीडियो में आपने आदिकालीन हिंदी साहित्य में जो उपलब्ध सामग्री थी, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य का की जो भी उपलब्ध सामग्री है उस पर लगभग संपूर्ण चर्चा हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों आपकी परीक्षा के दृष्टि से सभी तथ्य इसमें जो भी नोट किए गए हैं महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। चैनल से जुड़े रहिए। ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी भी समस्या, सुझाव या शंका के समाधान हेतु आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।